नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत। इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। मंडोर के प्रतिहार शासक। मोहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रतिहारों की इन 26 शाखाओं में मंडोर के प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा थी। जोधपुर के दो शिलालेखों, पहला 837 ईस्वी व दूसरा 861 ईस्वी का से ज्ञात होता है कि मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र और उसकी क्षत्राणी पत्नी भद्रा से अपनी वंशोत्पत्ति मानते हैं। ओझा के अनुसार हरिश्चंद्र का समय 6ठी शताब्दी के आसपास होना चाहिए। रज्जिल और उसके उत्तराधिकारी। हरिश्चंद्र को भद्रा से 4 पुत्र हुए, भोगभट्ट, कक्कुक, रज्जिल और दह। इन चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर मांडव्यपुर को जीत लिया और उसकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों का निर्माण करवाया। यद्यपि भोगभट्ट सबसे बड़ा था, किंतु मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है। रज्जिल का पुत्र नरभट्ट और नरभट्ट का पुत्र नागभट्ट बड़ा पराक्रमी शासक हुआ। उसने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया, जो मंडोर से 60 मील से अधिक की दूरी पर है। इससे प्रमाणित होता है कि तब तक मंडोर के प्रतिहारों की शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ गया था। नागभट्ट का बड़ा लड़का तात आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, अतः वह अपने छोटे भाई भोज के पक्ष में राज सिंहासन त्याग कर मंडोर के पवित्र आश्रम में जाकर धर्माचरण में लग गया। शिल्लुक। 3 पीढ़ी के बाद मंडोर के प्रतिहार वंश में शिल्लुक नामक राजा हुआ, जिसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। शिल्लुक ने इस क्षेत्र के भाटियों को परास्त कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि शायद इससे पूर्व मंडोर के प्रतिहार भाटियों के सामंत रहे हों। शिल्लुक के समय में जुनैद के नेतृत्व में अरबों ने धावे मारने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से शिल्लुक को अरब आक्रांताओं से सतर्क रहना पड़ा होगा और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाने पड़े होंगे। कक। शिल्लुक के बाद उसका पुत्र झोट और तत्पश्चात जिलादित्य सिंहासन पर बैठा। वह अपना राज्य छोड़कर हरिद्वार चला गया और वहां अपने प्राण त्याग दिए। जिलादित्य के बाद उसका पुत्र कक सिंहासन पर बैठा। वह जितना पराक्रमी था उतना ही बड़ा विद्वान था। कक की 2 पत्नियां थीं। भट्टी भाटी वंश की रानी पद्मिनी से बाउक और दूसरी रानी दुर्लभ देवी से कक्कुक नाम के पुत्र हुए। बाउक। कक के बाद बाउक सिंहासन पर बैठा। उसने मयूर नामक राजा को परास्त किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि मयूर संभवतः मौर्य जाति का कोई सामंत हो सकता है। बाउक ने 837 ईस्वी की प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन अंकित कराकर मंडोर के एक विष्णु मंदिर में लगवाया था। बाद में इस शिलालेख को वहां से हटाकर जोधपुर शहर की कोट में लगा दिया। कक्कुक। बाउक के बाद उसका सौतेला भाई कक्कुक दुर्लभ देवी का पुत्र मंडोर के प्रतिहारों का शासक बना। घटियाले के लेख से प्रतीत होता है कि उसने मरु, माड़, जैसलमेर, वल, तमणी, मलानी, अज, मध्य प्रदेश एवं गुजरात पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया। उसके दूसरे रोहिंसकूप शिलालेख में उसके अनेक गुणों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है, इन गुणों के उल्लेख में अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु इससे उसका एक संपन्न तथा सच्चरित्र शासक होना प्रतीत होता है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि वह एक लोकप्रिय शासक था, क्योंकि शासक के सभी गुणों की स्थिति उसमें कल्पित की गई है। कक्कुक के उत्तराधिकारी। कक्कुक के उत्तराधिकारियों के बारे में हमें नाममात्र की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। संभव है वे लोग दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समय तक मंडोर के स्वामी बने रहे होंगे। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि 12वीं सदी के मध्य तक मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। संभवतः अन्य प्रतिहार वंशियों ने चौहानों के सामंतों के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था। 1395 ईस्वी में इंदा प्रतिहार सामंतों ने अपने राजा हमीर से परेशान होकर राठौड़ विरम के पुत्र रावचुंडा को मंडोर का दुर्ग दहेज में दे दिया। इस घटना के साथ ही प्रतिहारों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे समूचा मारवाड़ राठौड़ों के अधिकार में चला जाता है। भीनमाल के प्रतिहार शासक। मंडोर के प्रतिहार और भीनमाल के प्रतिहारों में घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही विदेशी आक्रमणों की झड़ी लग गई थी।
ऐसी स्थिति में पूरे उत्साह से इन आक्रमणों का सामना करने की परंपरा भी आरंभ हो गई। इस दृष्टि से सर्वप्रथम जालोर और भीनमाल के प्रतिहारों ने उल्लेखनीय कार्य किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक नागभट्ट प्रथम। उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम का समय 730 ईस्वी से 760 ईस्वी का माना जाता है। नागभट्ट प्रथम की उपलब्धियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणकारियों के विस्तार को रोकना। 740 ईस्वी के लगभग भीनमाल पर सिंध के अरबों का आक्रमण हुआ। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने मलेच्छ अरब सेना को पराजित किया। संभव है कि सिंध के गवर्नर जुनैद के निर्बल उत्तराधिकारियों को नागभट्ट ने पराजित किया हो। प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने अपने राज्य की तो सफलतापूर्वक रक्षा की ही, साथ ही बड़ौच पर आक्रमण करने वाले अरबों को पराजित कर वहां अपने वंश की सत्ता स्थापित की। इसकी पुष्टि हसोत अभिलेख से होती है। हसोत अभिलेख से पता चलता है कि भर्तृवध द्वितीय नामक चाहमान सामंत नागभट्ट की अधीनता में इस क्षेत्र बड़ौच प्रदेश पर शासन कर रहा था। कक्कुक और देवराज। नागभट्ट के बाद उसका भतीजा कक्कुक सिंहासन पर बैठा। इसकी उपलब्धियों के बारे में इतिहास में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कक्कुक के बाद उसका छोटा भाई देवराज सिंहासनारूढ़ हुआ। डॉक्टर विमल चंद्र पांडेय के अनुसार कक्कुक और देवराज दोनों का समय 760 ईस्वी से 783 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। ग्वालियर अभिलेख में देवराज द्वारा अनेक राजाओं को पराजित करने का उल्लेख है, परंतु साक्ष्यों के अभाव में ये कहना कठिन है कि उसने कौन से राजाओं को पराजित किया और इन युद्धों से उसे क्या लाभ प्राप्त हुआ। वत्सराज। देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज उज्जैन के सिंहासन पर बैठा। उसने 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश का चतुर्थ नरेश वत्सराज अपने कुल का एक शक्तिशाली राजा था। यह संभवतः नागभट्ट प्रथम का पौत्र था। वत्सराज ने अपने वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। वह अपने समय का एक महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। उसने भंडी जाति को पराजित करके मध्य राजस्थान पर अपना अधिकार जमाया। इस विजय की पुष्टि ओसियां अभिलेख और दौलतपुर अभिलेख से होती है। वत्सराज ने कन्नौज का राज्य जीतने के लिए बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल को पराजित किया और उससे 2 छत्र छीन लिए। वस्तुतः इस समय कन्नौज पर निर्बल राजा इंद्रायुध राज्य कर रहा था और गुर्जर प्रतिहार तथा पाल दोनों ही कन्नौज का राज्य हथियाना चाहते थे। इस युद्ध में वत्सराज विजयी रहा, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से होती है। पालों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के पश्चात वत्सराज को दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से लड़ना पड़ा। इस बार वत्सराज बुरी तरह से पराजित हुआ और मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। ध्रुव ने बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया, परंतु ध्रुव के लौटते ही धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को सिंहासन पर बैठाया। वत्सराज को चुपचाप कन्नौज पर पालों का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। ध्रुव के आक्रमण तथा वत्सराज की पराजय से उज्जैन के नवोदित प्रतिहार राजवंश को गहरा धक्का लगा। वत्सराज को अपनी राजधानी जालोर जबालीपुर ले जानी पड़ी। बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि अब उसका राज्य मध्य राजपुताना तक ही सीमित रह गया था। नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहारों के सिंहासन पर बैठा तथा 833 ईस्वी तक शासन किया। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा था, जिसके समय में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति तथा प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसने अपने पराक्रम से गुर्जरों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। नागभट्ट द्वितीय को इस बात के लिए श्रेय प्रदान किया जाता है कि उसने उत्तर में सिंध से लेकर दक्षिण में आंध्र और पश्चिम में अनर्थ काठियावाड़ में एक स्थान से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमाओं तक अपने राज्य का विस्तार किया। नागभट्ट द्वितीय का राज्य विस्तार तथा उसकी विजय। नागभट्ट द्वितीय के राज्य विस्तार और उसकी विजयों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रकूटों से युद्ध। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध संभवतः 806 से 8 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय को पराजित होना पड़ा। इस युद्ध के बाद कन्नौज के शासक चक्रायुध तथा बंगाल के धर्मपाल ने भी गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली। कन्नौज विजय।
राष्ट्रकूटों से पराजित होने के बाद भी नागभट्ट द्वितीय ने साहस नहीं खोया। वह पुनः अपनी शक्ति को संगठित कर उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। गोविंद तृतीय काफ़ी वृद्ध हो चुका था और अपने उत्तरी अभियान से वापस लौटने के बाद वह अपनी घरेलू समस्याओं में फंस गया। तो स्थिति को अनुकूल समझकर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और चक्रायुद्ध को परास्त करके कन्नौज राज्य को जीत लिया। इस विजय के बाद कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की नई राजधानी बनाई गई। इस विजय से प्रतिहारों की शक्ति पुनः स्थापित हो गई। धर्मपाल से युद्ध में विजय। कन्नौज का राजा चक्रायुद्ध धर्मपाल का आश्रित राजा था। अतः धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय को सबक सिखाने का निश्चय करके उसके विरुद्ध युद्ध के लिए चल पड़ा, परंतु घमासान युद्ध में उसे नागभट्ट द्वितीय के हाथों पराजित होकर बंगाल लौटना पड़ा। पालों की पराजय से गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। जोधपुर अभिलेख से पता चलता है कि यह युद्ध मुद्रगिरी मुंगेर बिहार के पास लड़ा गया था, जिसमें मारवाड़ के शासक कक नागभट्ट का सामंत ने भाग लिया था। 400 अभिलेख में नागभट्ट के एक अन्य सामंत शंकरगण द्वारा इस युद्ध में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र पर नागभट्ट द्वितीय का अधिकार बना हुआ था। अन्य विजय। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने अनर्थ, उत्तरी काठियावाड़, मालवा, किरात, हिमालय प्रदेश का कोई हिस्सा, तुरुस्क, पश्चिमी भारत का मुस्लिम राज्य, वत्स, कौशाम्बी प्रदेश और मत्स्य, पूर्वी राजस्थान के राज्यों पर आक्रमण किया और उन पर अपना अधिकार जमा लिया। कुछ विद्वान इस अभिलेख को सही नहीं मानते हैं, जबकि दूसरे विद्वानों का मत है कि संभवतः इन सभी क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए उसका राजनीतिक वर्चस्व बना रहा हो। मुसलमानों की पराजय। ग्वालियर अभिलेख, प्रबंध कोश तथा खुमान रासों से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया। संभवतः सिंध के मुसलमानों ने नागभट्ट के राज्य के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया हो। इस युद्ध में नागभट्ट को चौहान सामंत गोविंदराज और गुहिल सामंत खुमान आदि ने पूरा सहयोग दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि उसके समय तक चौहान और गुहिल वंशीय शासक स्वतंत्र शासक न होकर गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। नागभट्ट द्वितीय का साम्राज्य विस्तार। R.S. त्रिपाठी का कथन है कि नागभट्ट द्वितीय के साम्राज्य में कम से कम राजपुताने का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भूभाग, मध्य भारत, संभवतः उत्तरी काठियावाड़ और कौशाम्बी तथा उसके पड़ोस के कुछ दक्षिणी पूर्वी प्रदेश सम्मिलित थे। नागभट्ट द्वितीय का मूल्यांकन। नागभट्ट द्वितीय का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। पराक्रमी शासक। नागभट्ट द्वितीय अपने समय का एक पराक्रमी और धैर्यवान शासक था। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर कन्नौज को जीत लिया और कन्नौज के संरक्षक पालवंशी नरेश धर्मपाल को पराजित कर समस्त उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहारों के वर्चस्व को पुनः प्रतिष्ठित किया। धर्मनिष्ठ शासक। नागभट्ट द्वितीय की एक धर्मनिष्ठ शासक था और उसने कई यज्ञों के द्वारा धर्म के महत्व व उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वह भगवती देवी का भी परम भक्त था। कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता। नागभट्ट द्वितीय कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से गुर्जर प्रतिहारों की नई राजधानी कन्नौज विद्या का केंद्र बन गई थी। निपुण सेनानायक और पराक्रमी सैनिक। वह एक निपुण सेनानायक तथा पराक्रमी सैनिक था। उसने सिंध के मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त करके उनकी विस्तारवादी योजना को विफल कर दिया था। यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने नागभट्ट द्वितीय की सैनिक उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि नागभट्ट द्वितीय ने एक प्रांतीय राज्य को प्रथम श्रेणी की सैनिक तथा राजनीतिक शक्ति के रूप में परिणत किया। यद्यपि एक सुस्थिर साम्राज्य स्थापित करने का उसका स्वप्न तो पूर्ण नहीं हुआ, किंतु उसने उसकी जड़ें इस प्रकार जमा दी कि कुछ समय पश्चात राजा भोज ने अपने कुलानुगत शत्रु पाल एवं राष्ट्रकूटों के घोर विरोध के बावजूद ही इस महान कार्य में सफल हुआ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि नागभट्ट अपनी वीरता, नेतृत्व, शौर्य और पराक्रम के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। उसने कन्नौज को पूर्ववर्ती शासकों की भांति विद्योन्नति का केंद्र बनाने में बड़ी सफलता प्राप्त की, जहां अनेक कवि और विद्वान उसका आश्रय प्राप्त करते थे। इस वीडियो में इतना ही। गुर्जर प्रतिहार वंश के अन्य शासकों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।